हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द M2M क्लासेज। दोस्तों, आज है 4 मार्च और देखते हैं 4 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखो, सुबह फिक्स 6:30 बज चुके हैं और डेली की तरह क्लास सुबह 6:30 बजे होती है और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। जो डेली की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ लगती हैं हमें, वो सभी इसमें रखते हैं हम। तो देखो, अब पहली न्यूज आपके सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझने की कोशिश करो मेरे साथ। फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? भारत में फरवरी 2024 में तेंदुओं की रिपोर्ट जारी की गई है। तो देखो, इसके अनुसार भारत में सबसे अधिक जो तेंदुओं की संख्या है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। किसमें? मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो देखो, इसको जारी किया है रिपोर्ट ये जो तेंदुओं की रिपोर्ट है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये जो तेंदुओं की रिपोर्ट है जारी की गई है। और देखो, इस रिपोर्ट को नाम भी दिया गया है, इसका नाम रखा है स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2022। और देखो, इसके बारे में और भी जान लो कि इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत में तेंदुओं की संख्या है 13,874। भारत में कुल कितने तेंदुए हैं? 13,874। और इसमें लिस्ट भी देख लो राज्यों की, तो सबसे अधिक है राज्यों में मध्य प्रदेश में 3907। उसके बाद दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान है कर्नाटक का। यानी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में। और टोटल पाए जाते हैं भारत में तेंदुआ जो हैं 13,874। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो गई, समझने को मिला होगा बहुत कुछ। अब देखो, टाइगर के बारे में भी बता दूं। टाइगर भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और पूछा जा सकता है आपसे, टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? तो देखो, टाइगर प्रोजेक्ट है 1973 का, याद रखना। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और देखो, तेंदुआ के बारे में और जान लो। जो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है, उसमें तेंदुए को शामिल किया जा चुका है। और देखो, पहली बार हिम तेंदुआ की भी रिपोर्ट आई थोड़े दिन पहले। हिम तेंदुआ ये पाए जाते हैं अधिकतर हिमालयी क्षेत्रों में, स्पेशली लद्दाख क्षेत्र में। तो देखो, इसके बारे में, हिम तेंदुआ जो है वर्तमान में भारत में तकरीबन 718 के करीब हैं। कितने? 718। इसमें से भी सबसे अधिक लद्दाख में है 477। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी 9 पाए जाते हैं। और देखो, इसमें समझ लो कि हिम तेंदुआ, हिम का मतलब होता है बर्फ़। जो बर्फ़ का क्षेत्र होता है तो उसी साइड में तो पाए जाएंगे ना ये हिम तेंदुआ। और हिम यानी बर्फ़ का क्षेत्र भारत में तकरीबन हिमालय क्षेत्र ही है, तो उसी क्षेत्र में लद्दाख में सबसे अधिक पाए जाते हैं। और देखो, बाघों के बारे में बात की जाए तो बाघ भारत में इसमें तो दिया हुआ है 3167, लेकिन आपको याद करना है 3682 हो चुकी है बाघों की संख्या भारत में, बढ़ चुके हैं ये। और इसमें से भी सबसे अधिक बाघ भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, याद रखना, तकरीबन 900 के करीब हैं। अब देखते हैं दूसरी न्यूज। हाल ही में बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक ये पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखो, इस पुस्तक को लिखा है श्रीधरन पिल्लई ने। किसने? श्रीधरन पिल्लई के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक को लिखा गया है। और देखो, मनोरम मिश्रा के द्वारा संस्कृति के आयाम 2024 ये पुस्तक लिखी गई है। और मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा ये 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये पुस्तक लिखी गई है। और देखो, जया जेटली की भी पूछी जा सकती है, इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया ये पुस्तक लिखी गई है। चारू निवेदिता की भी पूछी जा सकती है, कन्वर्जेशंस विद औरंगजेब ये पुस्तक लिखी गई है। और देखो, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा भी लिखी गई है। ये मनसुख मंडाविया के बारे में याद रख लेना कि ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, याद रखना। और देखो, इनके द्वारा लिखी गई है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक जो है। और देखो, आगे अब तीसरी न्यूज है आपके सामने। हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? बायो एशिया का 21वां संस्करण, तो देखो, ये हैदराबाद में हुआ है। कहाँ पर? हैदराबाद में। इसकी थीम क्या है? तो देखो, इसकी काफ़ी, ये जो हुआ है ये अभी हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण ये हैदराबाद में हुआ है। और इसकी थीम है डेटा एंड AI रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी थीम है, इसकी भी याद रख लेना। अब देखो, ये 9वां रायसीना डायलॉग हुआ है भारत में, ये नई दिल्ली में होता है, याद रखना। 8वां भी हुआ था, उसमें जो इटली की प्रधानमंत्री थी जॉर्जिया मेलोनी वो मुख्य अतिथि थी। और ये अब हुआ है
9वां रायसीना डायलॉग, और ये भी नई दिल्ली में हुआ है। और देखो मुख्य अतिथि पूछे जाते हैं इसमें, तो इसमें चीफ गेस्ट हुए हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस क्रियाकोस मिट्सो, देखो ऐसे ही नाम रहते हैं, क्रियाकोस मिट्सोटाकिस, इतना ही याद रख लो काफ़ी है। और देखो पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट ये गुवाहाटी में हुआ है। और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ये पर्थ में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का शहर है पर्थ। काफ़ी क्रिकेट मैच भी सुने होंगे आपने। तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ये पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और देखो विश्व सरकार सम्मेलन 2024 का ये दुबई में हुआ है। और भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में, और इसका ये 46वां संस्करण होगा। जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की जाएगी भारत के द्वारा 2024 में, इसका ये 46वां संस्करण होगा। और देखो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेंड शो ये गांधीनगर में हुआ है गुजरात में। और 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। अब देखो चौथी न्यूज, हाल ही में किसने 2024 का प्रतिष्ठित रोलैंड पुरस्कार प्राप्त किया है? किसने 2024 का प्रतिष्ठित रोलैंड पुरस्कार को जीता है? तो देखो इसको जीता है पंकज कुमार चटर्जी ने। पंकज कुमार चटर्जी के द्वारा 2024 के जो रोलैंड पुरस्कार है उसको जीत लिया गया है। देखो इसके बारे में अच्छे से समझते हैं कि इस वर्ष के रोलैंड पुरस्कार यानी पुस्तक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता पंकज कुमार चटर्जी हैं, जिन्होंने जीन डेनियल बाल्टसेट के ले दीवान डी स्टालिन का बंगाली में उल्लेखनीय अनुवाद किया, जिसका शीर्षक उन्होंने स्टालिनियर दीवान रखा। तो इसके लिए इन्होंने जीता है, याद रखना। अब देखो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, ये भी जान लेते हैं, ये पूछे जाएंगे आप सभी से, तो इन्हें अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से रट लो। देखो शिव शंकरी को मिला है 32वां सरस्वती सम्मान 2022 का, शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिला है 2023 का। और देखो CS लक्ष्मी यानी अम्बाई को ये टाटा लिटरेचर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और देखो रुइक्सियांग झांग को यह शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार मिला है, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। स्वाति नायक को मिला है नॉर्मन ई बॉरलॉग फील्ड अवार्ड, ये 2023 का मिला है स्वाति नायक को नॉर्मन ई बॉरलॉग पुरस्कार। देखो पॉल लिंग को मिला है 2023 का बुकर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। पॉल लिंग को कौन सा मिला है 2023 का बुकर पुरस्कार। और देखो सफीना हुसैन ने जीता है शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार। और जावेद अख्तर को मिला है पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये सभी अवार्ड जो मैंने आपसे डिस्कस किए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इन सभी को रट लो। अब देखो 5वीं न्यूज, RBD द्वारा मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 की थीम क्या है? RBD द्वारा मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 की थीम, तो देखो इसकी थीम है सही शुरुआत करें वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। सही शुरुआत करें वित्तीय रूप से स्मार्ट बने, ये RBD द्वारा जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है उसकी थीम है। अब देखते हैं 6वीं न्यूज, हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? दुर्लभ रोग दिवस, तो देखो ये 29 फरवरी को मनाया गया है दुर्लभ रोग दिवस। 7वीं न्यूज है, हाल ही में किस मंत्रालय ने श्याम प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? श्याम प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किस मंत्रालय ने? तो देखो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। आईना पोर्टल ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आईना पोर्टल किसके द्वारा? आवास व शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो भूमि राशि पोर्टल ये सड़क व परिवहन मंत्रालय ने। ई अमृत ऐप ये नीति आयोग ने। और सुस्वागतम ये सुस्वागतम, इसके अलावा सुपेश, इसके अलावा फास्टर, इसके अलावा सुबस पोर्टल, ये सभी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने ये पोर्टल जो हैं ये जारी किए हैं, इम्पोर्टेंट है ये सभी सुप्रीम कोर्ट वाले जो हैं, सुस्वागतम पोर्टल, सुपेश, फास्टर और सुबस पोर्टल, और अमृत ऐप नीति आयोग ने। और देखो निदान पोर्टल ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। निदान किसने? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। और पाट मित्रो पोर्टल ये वस्त्र मंत्रालय ने। और देखो उद्गम पोर्टल ये RBI के द्वारा किया गया। RBI की स्थापना पूछी जा सकती है, कब हुई थी? 1935 में।
याद रखना। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। और देखो ये फास्ट सॉफ्टवेयर यानी फेस्ट सॉफ्टवेयर ये इसरो ने, फीस्ट सॉफ्टवेयर। और सेंट्स ऐप ये किसके द्वारा किया गया है जारी? अर्धसैनिक बलों के लिए। संचार साथी पोर्टल ये आईटी मंत्री के द्वारा। और ई केयर पोर्टल ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और संभव पोर्टल ये भी पूछा जा सकता है भारतीय सेना ने सुरक्षित संचार के लिए। अब देखते हैं, ये भी जान लो, ई साक्षी ऐप ये संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए। ई साक्षी ऐप संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए। 8वीं न्यूज है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? तो देखो ये आकाशा एयर को किया है, आकाशा एयर को। इसके फाउंडर कौन है? विनय दुबे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। आकाशा एयर का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसके फाउंडर हैं विनय दुबे, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है इसको, आकाशा एयर को। 9वीं न्यूज़ देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। किसने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है इसका खिताब। और देखो 2020 में किसने जीता था? नहीं, ये आयोजन है। देखो 2020 में सबसे पहला आयोजन हुआ था इसका उड़ीसा में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। और फिर उसके बाद दूसरे हुए थे ये बेंगलुरु में 21-22 में, तीसरे हुए थे यूपी में, और चौथे हुए थे ये अब जो हुए हैं ये असम में। और इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का खिताब जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, दूसरे स्थान पर लवली ये यूनिवर्सिटी रही है, तीसरे पर ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, दूसरे पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ये तीसरे पर रही है। ठीक है, और जैन रही है इसमें 5वें पर, याद रखना। और ये देखो आपके सामने खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, सभी की लिस्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप सभी के सामने है ये। आगे देखते हैं आप, आज की लास्ट न्यूज है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस, तो देखो 1 मार्च को, हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य जो होता है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना होता है। और इसकी थीम जो अब की बार रही है, हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और सभी को अधिकारों की रक्षा करना, यानी हर किसी के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करना इसकी थीम है। देखो पहली बार 2014 में ये मनाया गया। और 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जिसे पहली बार 2023 में मनाया गया विश्व समुद्री घास को। और इसकी थीम क्या है? स्वस्थ समुद्री घास स्वस्थ ग्रह। तो दोस्तों इस तरह से 4 मार्च के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। कल मिलेंगे 5 मार्च के करंट के साथ। पढ़ते रहो, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर पीडीएफ चाहिए इसकी तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको। कल मिलते हैं।